चलो जी, इधर देखना सब है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर। ठीक है, सब लोग आ गए हो तो ताली बजा दे एक बार। क्या शुरू करने वाले हैं आज हम लोग? वेक्टर। ठीक है, चलिए। अब देखो, वेक्टर साइकिल जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसके हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स को, ठीक है ना। वो फिजिकल क्वांटिटी का अपना नेचर होता है, कुछ अपना नेचर होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जिसके पास जिसको डिफाइन करने के लिए, है ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका वैल्यू, है ना, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर कोई फोर्स है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन मतलब ये 10 न्यूटन क्या है? 10 न्यूटन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसमें बताया गया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो आपको क्या मिलता है कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड का जरूरत तो पड़ ही रहा था, साथ साथ क्या पड़ रहा था? डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ रहा था। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ रहा था? तो उसके मैग्नीट्यूड का और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन का भी। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग इस सिचुएशन के बेसिस पे पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया हम लोगों ने, है ना। कौन कौन सा कैटेगरी आया हमारे पास? तो पहला कैटेगरी आया एक स्केलर जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता था, और दूसरा हुआ वेक्टर। अब देखो, वेक्टर कोई पर्टिकुलर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। पूरे फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के अपने अपने कुछ कैरेक्टर हैं और वो अलग अलग फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक साथ कलेक्टिवली रखा जाए, जिसको जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, तो कलेक्टिवली हम उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना। ऐसा नहीं कि वेक्टर सिर्फ है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड होगा, है ना, सिर्फ फोर्स के लिए वैलिड होगा। हाँ, लेकिन इन सभी ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये सभी के सभी क्या होंगे? आपस में एक दूसरे का एक प्रॉपर्टी ऐसा होगा जो एक दूसरे से मैच करें, है ना। जैसे एग्जांपल एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन होता है, फोर्स के पास भी डायरेक्शन होता है ना। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाले हैं जिनके पास फोर्स तो होगा, सॉरी, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, हम लोग क्या कर लिए? एक फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर कायदे से फिजिक्स अब शुरू हो गया है, बताइए। यस सर। सभी को क्लियर है? बाकी लोग कहाँ आए हैं? भंडारे में? यस सर। अच्छा, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और डिस्क्राइब करने के लिए याद रखना, कभी भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें दो चीज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो चीज जानते हैं, है ना, जो चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, उसमें से एक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, किसको कहते हैं, है ना, और फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये सब चीज हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो हेडिंग तो सब लोगों ने लगा ही दिया होगा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला इसमें सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी आएगा वो आएगा फिजिकल क्वांटिटी। आप सब जानते हैं, अभी ये सबको डिफाइन दोबारा हम लोग करेंगे नहीं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी सभी को पता है क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? अरे पता है कि नहीं पता है? बोलो। यस। उसके बाद दूसरा होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होगा? मैग्नीट्यूड, है ना। एक होगा फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू का मतलब होगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, पहले नोट करते चलो, वेक्टर हेडिंग लगा के ये सब नोट करते चलो, ऐसे टिक कर लेना, इसका मतलब ये पहले हम लोग पढ़ चुके। हाँ, हो गया? अरे हो गया? यस सर। ओके, तुम लोग ईयरफोन लगा के नहीं पढ़ते हो क्या?
इधर इधर सब लोग सुनो, पहले ईयरफोन लगा के कौन कौन नहीं पढ़ता बताओ तो प्लीज, है ना। ईयरफोन लगा के पढ़ा करो, उससे कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा। ठीक है, थोड़ा साउंड कम कर दो और ईयरफोन का यूज किया करो, कंसंट्रेशन बढ़िया बनेगा। और हो सके तो बढ़िया वाला ईयरफोन ले लो, है ना, जो कान के बाहर रहता है, ऐसे दबा के रखता है। ठीक, उससे कंसंट्रेशन बढ़िया बनेगा और जब बोलोगे इधर तो आवाज भी बहुत अच्छे से आएगा ढंग से। पढ़ने का कुछ तौर तरीका होता है, ऑनलाइन पढ़ने का देखो अपना एक तरीका है ना, तो उसको अडॉप्ट करो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ के, है। चलिए, अब हम लोग कुछ जनरल चर्चा करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। तो लिखो, तो एक लाइन पहले लिख लो, द फिजिकल क्वांटिटीज यूज टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज the physical quantities used to define the physical quantities used to define physics can be grouped can be grouped can be grouped into two major types into two major types depending on the type and depending on the type and parameter required to define those physical quantities ठीक है। अब देखो, हमारे पास कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी को दो ग्रुप किया गया। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, दो ग्रुप में बांटा गया है ना, ग्रुप में बांटा गया। तो वो मेजर कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं। मेजर कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड पैरामीटर, ठीक है, टाइप ऑफ पैरामीटर रिक्वायर्ड टू डिफाइन दोज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देखो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किन किन चीजों का जरूरत होता है, उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया गया, राइट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, डिफाइन करने के लिए जिस जिस पैरामीटर का जरूरत होता है, उस पैरामीटर के बेसिस पे दो कैटेगरी में फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है, पहला टाइप फिजिकल क्वांटिटी, क्यूटीवाई का मतलब क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। कौन कौन सा कैटेगरी है, पहला है स्केलर और दूसरा क्या है, वेक्टर। पहला क्या है, स्केलर और दूसरा क्या है, वेक्टर। ठीक है, ये दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। किसके बेसिस पे, ये बेसिस क्या है इसका, डिवीजन का कुछ तो बेसिस होगा ना। जैसे तुम्हारे पास अगर 20 रुपया है तो तुम्हारा भाई छोटा है और तुम बड़े हो, ठीक है, तो इसका मतलब तुम जब अलग अलग करोगे, पैसों को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे, कुछ पैसा अपने छोटे भाई को भी दोगे और कुछ पैसा अपने पास रखोगे, तो उसको किस बेसिस पे दोगे, तो कहोगे सर उसको, है ना, कम देना है। क्यों कम देना है भाई, क्योंकि वो छोटा है ना, उसको उतनी चीजों का जरूरत नहीं है जितना मेरे को जरूरत है, इसलिए क्या करेंगे, उसको कम देंगे। तो कम देंगे, तो इसके पीछे लॉजिक दिया ना तुमने। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को जब आप डिफाइन कर रहे होते हो तो इसके पीछे कोई तो लॉजिक होना चाहिए। तो कहता है कि इसको डिफाइन करने के लिए जिन जिन पैरामीटर्स का जरूरत, पैरामीटर समझते हो ना, किन किन चीजों का जरूरत पड़ता है, उसके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और पहला कौन सा है, स्केलर, और दूसरा क्या है, वेक्टर। ठीक है, नोट कर लिया। यस सर। चलो आगे बढ़ो। हाँ, आगे है स्केलर। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलर, है ना। किसको कहेंगे स्केलर, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखो द क्वांटिटीज
which can be only this can only be described which can only be described this can only be described by the help of magnitude by the help of magnitude are called scalars are called scalars है ना। क्या कहेंगे इन सबको? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल बता सकते हो कुछ स्केलर क्वांटिटी है? कुछ स्केलर क्वांटिटी बता सकते हैं? बोलो। हाँ, डिस्टेंस और वर्क वर्क और पावर चार्ज पावर फोर्स फोर्स। कौन बोला जी? कौन बोला? उसका मूल्य आओ इधर। उसका मूल्य क्या हो इधर, है ना? उसका मुंह चूरेंगे पहले। फोर्स कौन बोला? लेके आओ उसके मुंह को जल्दी। बिल्कुल करता। और बताइए। चार्ज चलो, बहुत सारा हो सकता है। वर्क, पावर, एनर्जी सब क्या है? स्केलर ही है, हर टाइप का एनर्जी। ठीक है जन। तो अभी तक जो तुम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, है ना, वो क्या था? उसमें बहुत सारा चीज आपको अनलर्न करना पड़ेगा। अनलर्न का मतलब भूलना पड़ेगा। कुछ गलत हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल क्या गलत पढ़ के आया कि 9th क्लास में आपको ये पढ़ाया गया था कि आप हर हाल में, या 10th क्लास में भी, कि कभी भी स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्केलर नेगेटिव हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी भी नेगेटिव हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन 9th क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था कि स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सर क्या पढ़ाया गया था याद ही नहीं है, झूठ मूठ में आप तंग कर रहे हैं। तो ये देखो, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। 9th क्लास में जनरली ऐसा पढ़ाया जाता है। याद करो तो आपको बताया गया था कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। और यहाँ पे साथ में ब्रैकेट में लिख दिया गया था बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज नॉट द फैक्ट। क्या है फैक्ट? फैक्ट ये है कि स्केलर क्वांटिटी भी नेगेटिव होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना। ये अलग बात है कि वो नेगेटिव किस चीज के लिए होता है, कोई और रीजन से होता है, लेकिन होता है नेगेटिव। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी भी नेगेटिव हो सकता है। याद रखेंगे इस बात को। अगर कोई कहे कि नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता है तो उसको बता देना कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। ठीक है, नोट कर लो। हो गया? यस सर। तुम लोग कल जो लिंक भेजा था उसका सारा कुछ कर चुके थे? 2-4 ही 5 लोग भेजे अभी तक उसका नोट है? बोलो ना जी। कौन कौन नहीं किया है या कौन कौन कर लिया वो बता दो। अपना अपना नाम बोलो। कर लिए सर। और बोलो। और कर लिए सर। और एनीबॉडी एल्स? कर और कर लिए सर। और बस इतना ही? वेरी गुड। सब लोग, कोई ऐसा भी है जो नहीं किया है? सर नो हम वन? सब लोगों ने कर लिया? चलो। हाँ हाँ, बस बोलो क्या दिक्कत है? बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मेरा खून जलता है अंदर से, राइट? तो तुम लोग एक बार थोड़ा सा बोल के उसके बाद भाग जाते हो।
बोल दो, बोल दो ना जरा। अच्छा चलो, तो वेक्टर्स है, ठीक है। तो वेक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ना इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वैसे क्वांटिटी होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का नहीं, साथ ही साथ किस चीज का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सही। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे अब। तो द क्वांटिटीज विच रिक्वायर, द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड, विच रिक्वायर, क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन, फॉर देयर कंप्लीट definition, for their complete definition are called vector quantity, are called vector quantity, are called vector quantity, ठीक है। अब देखो ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो होना ही चाहिए, मैग्नीट्यूड का भी जरूरत पड़े और डायरेक्शन का भी जरूरत पड़े, लेकिन ये कहें कि कंप्लीट है तो नहीं। अब क्या इनकम्प्लीट है इसमें आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो कि कैसे, मान लो कि तुम किसी फोर्स का बात कर रहे हो, तो एक बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, ये मान लो कोई बॉडी है और इसके ऊपर क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप बताओगे ना कि फोर्स लगा रहे हो, किधर लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, है ना। फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, जैसे किसी बॉडी को तुम पुल करते हो अपनी तरफ तो आप उसका डायरेक्शन पुलिंग है आपके तरफ है, राइट। जब पुश करते हो तो दूर जाता है आपसे, है ना। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जब भी किसी बॉडी को आप देख रहे हो और उस बॉडी में एक चीज ख्याल रखना कि उस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट जिस डायरेक्शन में आ रहा है, मान लो किसी बॉडी को धकेलोगे तो आगे की तरफ जाएगा, अगर किसी बॉडी को खींचोगे अपनी तरफ तो आपके तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है फोर्स का, ये अलग अलग है, बिना डायरेक्शन का कभी भी फोर्स नहीं हो सकता है। तो इसको फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन और उसका डायरेक्शन दोनों जरूरी होता है ना। इसलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, वेक्टर के कैटेगरी में रखते हैं। तो एक वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का और किन का, डायरेक्शन का, ठीक है। तो जिन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जिन फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े और साथ ही साथ डायरेक्शन का जरूरत पड़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है बचा हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी में इन दोनों के अलावे कुछ और होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करे, है ना। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करे। जैसे वेक्टर का अपना रूल होता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, जो भी है ना, डिवीजन का नहीं होता है। तो उन सभी चीजों को, उन सभी लॉज को इसे फॉलो करना होगा, ठीक है, तभी वेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वो वेक्टर के कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लिखेंगे, ए क्वांटिटी कैन बी टर्म्ड एज, ए क्वांटिटी कैन बी टर्म्ड एज वेक्टर, quantity can be termed as vector if it follows, if it follows, if it follows vector law, if it follows vector law, है ना। वेक्टर लॉ में क्या होता है, जैसे वेक्टर एडिशन, है ना, सब्ट्रैक्शन, है ना, और एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, तो ये सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल कुछ लिख सकते हो वेक्टर का, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स, पांचवा मोमेंटम, छठा
मोमेंटम के बाद आप कह सकते हो इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स ईटीसी, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, तो लिख लो एंगुलर मोमेंटम, 8वां टॉर्क ईटीसी। हो गया? नोट कर लिए? हो गया नोट सर। बोलो ना जी। हेडिंग डाल दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। पहला लिखना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दो तरह से होता है, सिंबॉलिक और ग्राफिकल, ठीक है ना। तो पहले बात करेंगे हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब जो एक वेक्टर होता है ना, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ एन overhead arrow, overhead arrow और by bold letter, bold letter, ठीक है। मतलब क्या है सर, मान लो कोई वेक्टर ए है हमारे पास, तो उसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर एरो लगा सकते हो और इसको बोल्ड कर दो, ठीक है। ये भी हो सकता है, दो तरीका है, या तो उसके ऊपर एरो लगा दो, नहीं उसको क्या कर दो, बोल्ड कर दो। जानते हो मैथ में चैप्टर पढ़ना है 12th में, वेक्टर अलजेब्रा उस चैप्टर का नाम है। एक्चुअली ये मैथ का ही चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो वेक्टर होता है ना, उसमें यही वाला यूज किया जाता है हमेशा, बोल्ड लेटर को। हमेशा किसको यूज किया जाता है, बोल्ड लेटर को। चलो अच्छा बना देते हैं, पता नहीं बनेगा भी हमसे कि नहीं, मैथ नहीं बनेगा। बना क्या? हाँ चलो बन गया, काफी है, ठीक है। तो ये हमेशा मैथ वाले में इसी चीज को यूज किया जाता है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो तो क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है। वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर हो तो क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं, ये भी गलत है। क्या वेक्टर का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो ऐसे कर सकते हैं? ये भी गलत है ना। वेक्टर का डायरेक्शन क्या इधर है तो ऐसे कर सकते हैं? ये भी गलत है। हमेशा ऐसे यूज करेंगे, अदरवाइज ये यूज करेंगे, है ना। ये सभी के सभी क्या है, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। ये ऐसे हम लोग मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया करेंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। बोलो समझ आया सबको? जल्दी बताओ। किसी भी डायरेक्शन में रहेगा तो वही सिंबल यूज करेंगे। जी, एक बार वही तो बोल रहे यार कि कहीं भी रहेगा ये सिंबल यूज होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या तो ये तरीका है या तो ये तरीका है, यही वाला हमेशा यूज होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ एरो, ठीक है। इससे किससे यूज किया जाता है? एरो से। तो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड by an arrow having some length
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ किसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए? इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब समझना है ना, ये सब लिखने वाले बात पे मत जाओ, सुनो। कहता है ना कि एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक एरो से, और दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब ये जो चीज है इसे हम लोग कहते हैं हेड, पहले नाम जान लें सभी का, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, टेल, पूछ, और आगे वाले हेड पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? हेड कहेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताता है। जितना बड़ा एरो उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ एरो गिव आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देता है, आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये किसके बारे में आइडिया देता है? मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। एंड एरो गिव डायरेक्शन, है ना। एरो क्या देगा? डायरेक्शन देगा, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल इधर देखना, अब इसको तो मिटा सकते हैं, तो मिटा सकते हैं। Yes, sir. अब क्या करना चाहिए बाबू? तो लेंथ ऑफ एरो वो आइडिया देगा किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। जैसे देखो, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, सपोज कर लो। तो बोलो डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर डिफरेंट की सेम? डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर डिफरेंट या सेम? Different. डिफरेंट। डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर डिफरेंट, है ना, अलग अलग है। अगर सेम डायरेक्शन में होता तब। अच्छा, एक और लिखते हैं, ये ए एंड दिस वेक्टर इज बी। इस बार क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एरो लगा रहेगा ना, तो हम लोग ये पढ़ेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम, ठीक है। उधर छप गया, छप लो। ओहो, ओहो, हो गया क्या? Yes, sir. किसी का घर चिड़ियाघर के अगल बगल है क्या? कोयल कूकती है वहां पे? किसका घर है चिड़ियाघर के पास? चिड़ियाघर के पास, आई मीन जू के पास। सर डायरेक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम। अच्छा, इधर देखो, यहाँ तक वेक्टर ए है, ठीक है। देखो कलर बदल दे, यहाँ तक वेक्टर क्या है? ए है। इसके बाद ऊपर जो है ना, ये वेक्टर बी है। अब बताओ दोनों का सेम डायरेक्शन या अलग अलग? Same direction. No, yes, sir. सेम डायरेक्शन। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन, है ना। पूरा खेल डायरेक्शन का ही होगा बाबू। जितना अच्छा डायरेक्शन आप पहचानोगे उतना ही अच्छा काम करेगा। नोट करते चले जब जब टाइम मिले। अच्छा जी, अब देखो, अगर हम कहें कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? ए है, एंड दिस वन इज वेक्टर बी। बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? B का. बी का। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, और इसका लेंथ क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन, बोलो किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
बोलो कोई दिक्कत? No. छप गया? अब देखो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, इसको सीखेंगे। तो उसको ना हम लोग मॉड के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या फिर सिंपली उस लेटर को लिख देते हैं, तो ये भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अभी लिखना मत, इस लाइन को पहले लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी represented by taking mod of mod समझते हैं ना, मॉडलर? अरे मॉड समझते हो सभी लोग? यस सर। मॉड समझते हैं ना सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. और सभी लोग भी? हाँ, तो बाई टेकिंग मॉड ऑफ दैट वेक्टर, या फिर और सिंपली क्या, द लेटर, सिंपली द लेटर। अच्छा ये वाला जो लेटर होता है सही लिखा हुआ है, पत्र वाला लेटर तो नहीं लिख रहे हैं हम, लेटर शब्द या तो सिंपली उस लेटर को मॉड के अंदर बंद कर दीजिए, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, के मैग्नीट्यूड को, और दैट का ये वाला काम है ये। टाइम क्या? टाइम हो गया जी। तो जिंदा हो कितना बजा? अभी नहीं मिटाएगा सर। अच्छा, ये हमारा क्या आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये बहुत टफ काम है वैसे, है ना, कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने समय आप ये ध्यान दें। तो देखो आप मान लो 50 न्यूटन का 50 न्यूटन, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको ग्राफिकली? तो 50 सेंटीमीटर का लिस्ट बना दे तो नहीं है, ऐसा करेंगे ना, कुछ हम लोग स्केल ये बोल देंगे सेंटीमीटर होगा ना 10 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा 10 न्यूटन के बराबर होगा, तो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर बराबर के बराबर हो जाएगा, 50 न्यूटन के बराबर होगा। तो हम अपने मन से मान सकते, जरूरी नहीं है मान करें सर 50 न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर मान लें, तो मान कोई लोग उसके ऊपर कर सकते। 5 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर का क्या हो गया, 50 न्यूटन हो, तो हम 5 सेंटीमीटर का एक एरो बना देंगे और कह रहे हैं कितना न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है, और इसका 5
सेंटीमीटर है और पहले ही आपको पता करना पड़ेगा ये सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 10 न्यूटन के बराबर, 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 50 न्यूटन के बराबर। ऑल्दो जरूरत तुम लोग को ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। बस महीने में मैथ पे ये सब यूज होगा आपको, तो ध्यान रखें कि 1 सेंटीमीटर और तुम्हारा तुम बच्चा बच्चा का नहीं कर 1 सेंटीमीटर हम 5 न्यूटन को मानेंगे, तो आप मान लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन, तो फिर बताओ 10 सेंटीमीटर बराबर 50 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर के जगह 10 सेंटीमीटर बनाना पड़ता, ठीक है। ये फर्क है, बहुत सेट किया हुआ है। जैसे तो हो गया दूसरा अगर बात करें सर मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम होता है फ्लो 60 केजी मीटर पर सेकंड, ना मोमेंटम चाहिए केजी मीटर पर सेकंड, इसको लिखना है तो सर कि 60 केजी मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा, बताओ तो सर 1 सेंटीमीटर को बराबर कर देते हैं, है ना। तो बताइए कितने सेंटीमीटर का बनेगा, 3 सेंटीमीटर का एरो बना देंगे, है ना। इसका लेंथ कितना होगा 3 सेंटीमीटर हो। अब ये ठीक के बराबर होगा 30 मीटर पर सेकंड। ये देखो क्या 20 केजी लोग 1 सेंटीमीटर मानते हैं, कोई मना करेगा, आपकी मर्जी के ऊपर स्केल सेट करना होता है। जैसे देखो याद करो जब ग्राफ बनाते थे, ग्राफ बनाते तो आप स्केल सेट करते थे, बार ग्राफ जब पढ़ते होंगे क्लास में 9th में, सर 1000 की संख्या को हम लोग 1 बॉक्स के बराबर मान लेते हैं, एक बनाते थे। 10,000 के संख्या को 1 बॉक्स हम लोग फिर देते हैं, तो 1 बॉक्स एक गया तो 10 ऊपर चल गया, दूसरे बॉक्स को 20,000, कभी कभी की जगह 20 बॉक्स को 20,000 के बराबर मानते थे, फिर 40 60 सेट करते ना। उसी प्रकार में तो ये कह रहे हैं कि 20 न्यूटन जो है वो किस बराबर 20 केजी मीटर पर सेकंड है, इसके बराबर 60 केजी मीटर पर सेकंड को दिखाना है, जल्दी में बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सब चला गया। नेक्स्ट अब देखो अभी हम क्या पढ़ वर्जन है ना, और दूसरा क्या था ज्योमेट्रिक वर्जन, ठीक है। इसको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सर वीडियो क्लियर नहीं आ सर रहा, आवाज सही से नहीं आ रहा। तो भाई इतना देर से बैठ के क्या करते, इतना देर क्लियर है तो मजा आ रहा है इसका। बहुत लोग को क्लियर नहीं आ रहा।